हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के 6 नंबर चैप्टर को, जिसका नाम है पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स मीन्स हुए कवि, पेनकेक्स एक ब्रांड का नेम है, यानी मेकअप के किसी सामान का ब्रांड नेम है जिसको यूज़ किया करता था। इस कहानी के अंदर अभी हम पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि पोएट्स मीन्स हुए कवि और पेनकेक्स हुए वो ब्रांडेड मेकअप के सामान। अब इसको जो लिखा है, इस पूरे चैप्टर को जो लिखा है वो अशोकामित्रन ने लिखा है, जो कि तमिल राइटर थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी हुई अपनी आत्मकथा यानी अपने पूरे जीवन का वृत्तांत और जीवन के किसी मोमेंट का वर्णन। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक ऑटोबायोग्राफी है, अशोकामित्रन ने लिखी है। नेम क्या है चैप्टर का? अब उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम है माई ईयर्स विथ बॉस। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है और ये पोएट एंड पेनकेक्स जो चैप्टर है ये उस पूरी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसमें वो इस चैप्टर के अंदर एक जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं। जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे, जो ये अशोकामित्रन है वो एक जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे, तो उस समय जो भी उनकी फीलिंग थी वो यहाँ पर ये बताते हैं। और ये जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में स्थित था उस समय और अभी भी। और स्टूडियो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्टूडियो होता है कि फिल्म जो आप देखते हैं मूवी टीवी में, जहाँ इसकी तैयारी की जाती है, जहाँ इसके जो भी रोल करने वाले हीरो हीरोइंस वगैरह होते हैं उनको तैयार किया जाता है, उनका मेकअप किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडियो। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब देखो, पैनकेक्स वॉज ब्रांड नेम, यहाँ पर देखो राइटर भी बता रहा है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। बहुत ट्रकों के हिसाब से मंगाता था जेमिनी स्टूडियो, बहुत जाना माना स्टूडियो हुआ करता था। तो वो इस पैनकेक्स को, इस मेकअप के सामान को ट्रकों में मंगाता था। अब आगे क्या कह रहे हैं? ग्रेटा गर्बो देखो यहाँ पर 1 लिखा है, ये नॉमिनेट कर रहा है, ये नीचे लिखा हुआ आपकी बुक में भी बताया गया होगा कि जो ये ग्रेटा गर्बो है ये एक बहुत फेमस ऑस्कर विनर, ऑस्कर जो प्राइज़ होता है उसको विन करने वाले, जीतने वाले एक एक्टर का नाम है। मस्ट हैव यूज्ड इट, तो कवि कह रहे कि, राइटर कह रहे कि उन्होंने भी इसको यूज किया होगा। एंड मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर भी एक एक्टर हैं, उन्होंने भी इसको यूज़ किया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वैजंती माला ने भी इसका यूज़ किया होगा। ये सारे एक्टर और एक्ट्रेस के नेम हैं। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग। जो ये जेमिनी स्टूडियो है, अब स्टूडियो के बारे में बताया जा रहा है, ये जो स्टूडियो है ये मेकअप डिपार्टमेंट है, ये अपस्टेयर यानी ये बहुत ऊपर है, छत पर है, ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन, और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। ये रॉबर्ट क्लाइव जो इतिहास में आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा आपने, प्लासी का युद्ध जिन्होंने किया था, तो इन रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल रहा था। स्टेबल ये जहाँ घोड़े बांधते थे वो रहा था इनका ही। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, इसके अलावा दर्जनों दूसरे बिल्डिंग्स भी इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, तो उसके रेजिडेंस रहे थे। किसके? रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव के जो रेजिडेंस थे वो इसके अलावा भी और कई रहे थे। फॉर दिस हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, उनके छोटे से जीवन और उस जीवन से भी छोटे, ब्रीफर स्टे इन मद्रास, छोटे मद्रास के स्टे यानी मद्रास में रुकने के दौरान ये सारे रेजिडेंस उनके रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने कई चीज़ें यानी इधर उधर की थी, यानी वो इधर उधर मूव करते रहते थे। ए लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, इसके अलावा उन्होंने इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल लगते थे ऐसे बैटल भी, जो मैंने आपको बताया प्लासी और बक्सर का युद्ध, इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया
इंडिया के बहुत दूर कोने कोने तक इन्होंने युद्ध भी किए थे। एंड मैरिंग, और शादी की थी ए मैडन से, एक लड़की से, जो कि सेंट मैरी चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, यहाँ पर इन्होंने एक लड़की से शादी भी की थी। ये तो हो गया क्लाइव के बारे में, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है, जैसी उनकी फीलिंग है वो बताते जाएंगे। पहले उन्होंने क्या बताया, जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया और मेकअप रूम के बारे में बताया। अब वो क्लाइव के बारे में बता रहे हैं आगे, फिर वो अब किसके बारे में बताएंगे, देखिए। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून with lights at all angle around half a dozen large mirror। अब जो मेकअप रूम है उस रूम के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर ये हीरो और हीरोइन एक्ट्रेस जो हैं और एक्टर जो हैं अपने आप को मेकअप करते हैं, तैयार करते हैं। तो वो कैसा है मेकअप रूम, लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, बाल काटने वाले सैलून की तरह दिखता है। विथ लाइट्स, इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, ऑल द एंगल, सारे एंगल्स में, जहाँ जहाँ भी कॉर्नर है हर जगह पर लगी हुई लाइट। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, हाफ ए डजन मीन्स 6, लगभग 6 बड़े बड़े से मिरर भी इसमें लगे हुए हैं। दे वेयर ऑल इनकैंडिसेंट्स लाइट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इनकैंडिसेंट्स। इनकैंडिसेंट्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उजाला देते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके के लाइट्स भी वहाँ हो लगी हुई हैं। सो यू कैन इमेजिन द फेयरी मिजरी, इसलिए तुम इमेजिन कर सकते हो, कह रहे हैं कि इतने सारे लाइट्स हैं, इतने सारे मिरर हैं, तो उन एक्ट्रेस के लिए कितनी कष्ट की बात होती होगी उनके सामने बैठकर तैयार होना। दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनको मेकअप करना होता था। मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, सबसे पहले ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है पहले एक बंगाली के पास था। हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट, वो इतना बड़ा हो गया था स्टूडियो के लिए कि उसने छोड़ दिया। अब हो सकता है ये इसमें टॉन्ट की तरह बात कर रहे हैं, बिग का मतलब उसको फैट यानी इसके मोटापे से भी लिया जा सकता है या किसी अदर वे में भी लिया जा सकता है। आगे है ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, इसके बाद एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आया। हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नडिगा, इसके अलावा कन्नड़ से आया, धारवाड़ से आया, एंड आंध्रा से आया, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया, एंड इंग्लो बर्मीज़ बर्मा से आया, एंड यूजुअल लोकल तमिल, इस तरीके से तमिल से व्यक्ति भी यहाँ इस स्टूडियो का जो हेड बना। ऑल दिस शो, अब देखो इतने अलग अलग जगहों से आके हेड बन रहे हैं उस जेमिनी स्टूडियो को, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑल दिस शोज दैट देयर वर, कि ये दिखाता है कि एक ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि बहुत ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। लॉन्ग बिफोर, बहुत लंबे समय पहले एयर इंडिया जो रेडियो है एंड दूरदर्शन, जो दूरदर्शन है, बिगेन ब्रॉडकास्टिंग, वो ब्रॉडकास्ट करते थे या दिखाते थे एक प्रोग्राम को ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, किसके बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में वो प्रोग्राम्स दिखाया करते थे। तो वही एक राष्ट्रीय एकता ये जेमिनी स्टूडियो भी शो कर रहा है। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूज मॉन्स्टर। अब देखो यहाँ पर वो आयरनी कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, टॉन्टिंग के लेवल पे कह रहा है कि ये जो गैंग है जो नेशनलिटी को दिखा रहा है, ये कुड टर्न, ये क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, बदल सकता है, एनी किसी भी डिसेंट लुकिंग अच्छे दिखने वाले पर्सन को इनटू अ हिडियस क्रिम्सन, एक भद्दे दिखने वाले ह्यूज मॉन्स्टर होता है दानव, राक्षस में बदल सकता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स, किसकी हेल्प से, ट्रकों में आने वाले पैनकेक्स की हेल्प से, एंड इन नंबर ऑफ अदर लोकल मेड पोशन एंड लोशन, और इसके अलावा लोकली जो आते हैं लोशन पोशन यानी चेहरे पर लगाने वाली कई तरीके की औषधियाँ, उनके द्वारा वो किसी भी पर्सन को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है। यानी ये चीज़ें वो कह रहे हैं। अच्छा दिखेगा नहीं बोल रहे हैं, तो बुरा दिखेगा बोल रहे हैं, इस तरीके का उनका ये कहने का तरीका है। दोज वेयर द डेज, ये उन दिनों की बात है, ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, जब इंडोर शूटिंग हुआ करती थी। इंडोर शूटिंग क्या होती है, अब इंडोर शूटिंग का मतलब होता है ज़्यादातर जो सीन हुआ करते थे वो रूम के अंदर ही होते थे, बाहर नहीं होते थे। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर, केवल 5% जो फिल्म होती थी वो रूम के या स्टूडियो के बाहर शूट होती थी, यानी उसकी शूटिंग बाहर होती थी, अदरवाइज़ पूरा का पूरा वो अंदर ही होता था।
आई सपोज द सेट एंड द स्टूडियो लाइट्स नीड द गर्ल एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली। मैं ऐसा सपोज करता हूँ द सेट और जो स्टूडियो था उसकी जो लाइट्स थी जो कि उन गर्ल और बॉय को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी टू बी मेड टू लुक अगली, जिसकी वजह से यानी वो उन लोगों को अगली बनाया जाता था, प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वो मूवी में प्रेजेंट हो सकें, यानी किसी मूवी फिल्म के में वो आ सकें। ए स्ट्रिक्ट होता है बहुत ही कठोर, स्ट्रिक्ट है ना, हार्ड फास्ट रूल। हेरारकी क्या मतलब होता है कि क्रम, जैसे क्रम से होता है ना, सबसे जैसे स्कूलों में होते हैं सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर उसके बाद टीचर्स, फिर उसमें भी सीनियर, फिर जूनियर, इस तरीके से। तो इसी तरीके का वहाँ भी हेरारकी यानी क्रमबद्धता बनाई गई थी, वॉज मेंटेन की गई थी इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब वो कैसे थी देखो, द चीफ मेकअप मैन, जो चीफ मेकअप मैन होता था, जो सबसे टॉप का मेकअप मैन होता था, वो मेड द चीफ एक्टर, वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाता था, यानी उसका मेकअप करता था। हिज सीनियर, और उसका जो सीनियर होता था सीनियर असिस्टेंट, यानी उसका जो क्लोज का असिस्टेंट होता था, वो सेकंड हीरो को करता था। तो इसी तरीके से सेकंड हीरोइन को, और द जूनियर असिस्टेंट, फिर जूनियर असिस्टेंट की बारी आती है तो वो मेन कॉमेडियन को करता था, एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से ये जो हेरारकी थी वो चलती रहती थी। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड, और इसके अलावा जो क्राउड मीन्स होती है भीड़, जो भीड़ का मेकअप करता था, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एक ऑफिस बॉय की। ये एक अलग से पर्सन था जो केवल भीड़ का मेकअप किया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, तो जेमिनी स्टूडियो में भी इस तरीके का ये ऑफिस बॉय हुआ करता था उस समय। ऑन द डे व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, केवल उन्हीं दिनों जब क्राउड की शूटिंग क्या करनी होती थी, क्योंकि हर सीन में भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यू कैन सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, तो जब भीड़ की मेकअप करना होता था तो हिज पेंट, उसका जो पेंट होता था, इन एक जियांट विसल, एक बड़े से बर्तन में वो पेंट तैयार करता था, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड्स प्लेयर, तो जो भीड़ का रोल करने वाले लोगों के ऊपर वो पोत देता था उसको। द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सरफेस, और क्या विचार था कि हर एक छेद को, यानी फेस के हर एक हिस्से को पूरी तरीके से मेकअप से क्लोज कर देना है। फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और मेकअप को अप्लाई कर देना है। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, इसको ऑफिस बॉय कहा जा रहा है, बट एग्जैक्टली एक बॉय नहीं है। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40s के लगभग करीब है, 40 साल की एज के करीब है। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो, कई सालों पहले वो स्टूडियो में आ चुका था। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार, और इस आशा में आया था कि वो एक स्टार बनेगा या स्टार एक्टर बनेगा, और एक टॉप स्क्रीन राइटर, या तो एक टॉप का स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक राइटर बनेगा। ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट, और थोड़ा बहुत उसमें क्या है, पोइट के गुण भी हैं, यानी कविता भी लिखता और बोलता है। इन दोज डेज आई वर्कड, अब अपने बारे में, अब यहाँ पर क्या देखो, पहले सबसे हमने चैप्टर को समझना है। चैप्टर में धीरे धीरे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। पहले उन्होंने जेमिनी स्टूडियो का दिया था कि क्लाइव का एग्जांपल देते हुए, उसके बाद उन्होंने किसका दिया था, मेकअप डिपार्टमेंट पैनकेक्स का दिया था, उसके बाद हेरारकी के थ्रू एक ऑफिस बॉय का दिया था। अब देखो एक अगले पर्सन का वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उस अगले पर्सन में किसका नाम आता है, मेनली राइटर। अब राइटर अपने बारे में बता रहा है। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, उन दिनों मैंने एक छोटे से, क्यूबिकल हुई मतलब एक कोठरी जैसी, टू होल साइड ऑफ विच, जिसके दोनों तरफ से फ्रेंच विंडो लगी हुई थी, यानी फ्रेंच विंडो बनी हुई थी, फ्रेंच विंडोज़ थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वेयर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, मुझे नहीं पता कि उनको फ्रेंच विंडो क्यों कहा जाता है, बस फ्रेंच विंडो कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, तो मैं क्या करता था, एक अपने डेस्क के पास बैठकर टीयरिंग अप, फाड़ा करता था न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़पेपर की कटिंग करता था। इन डे एंड आउट, पूरा दिन करता रहता था। मोस्ट पीपल थॉट, जो ज़्यादातर लोग थे वो ये सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट बॉस थॉट लाइकवाइज टू, ऐसा लगता था कि जो मेरा बॉस है वो भी लगभग ऐसा ही सोचता है। सो एनी वन हु फेल्ट
इसलिए जो कोई भी ऐसा महसूस करता था आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्स्ड इनटू, तो क्या होता था कि वो मेरे कमरे पे आके और मुझे कहता था कि इसको कुछ काम दिया जाना चाहिए थे। माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक लंबा चौड़ा लेक्चर मुझे दे के चला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, अब जिस ऑफिस बॉय की बात अभी की थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, हैड डिसाइडेड, उसने ये डिसाइड किया, आई शुड बी एनलाइटन, कि मुझे सिखाना चाहिए, यानी मुझे बताया जाना चाहिए, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स, कि किस तरीके से एक साहित्यिक, वो इस राइटर को कह रहा है कि ये एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है आपके अंदर और ये वेस्ट हो रहा है यहाँ इस मेकअप रूम में, क्योंकि यहाँ तो सब लोग ब्रश चलाना जानते हैं, बस हो गया। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और मैं हमेशा ये उम्मीद करता था, आई कौन है यहाँ पर, राइटर कह रहा है कि मैं हमेशा ये प्रे करता था फॉर क्राउड शूटिंग होती रहे, क्यों, ताकि वो लड़का मेरे पास ना आए और मुझे उसके लेक्चर ना सुनने पड़े। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड शेव मी फॉर हिज एपिक्स, क्योंकि इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे उसकी लंबी चौड़ी भाषणों से बचा सकता था। अब देखिए, अब अगले वाले पैराग्राफ में राइटर हमें एक नए कैरेक्टर से मिलाता है, ठीक है। अभी तो ऑफिस बॉय, और उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं, वो पेपर की कटिंग करते थे। और पेपर की कटिंग क्यों करते थे, क्योंकि हर एक पेपर में कुछ नए नए इंसिडेंट, कुछ नई नई बातें होती थी जिन पर बेस वो स्टोरियाँ बनाते थे, इसीलिए वो कटिंग वो रखते थे, एक फाइल पे रखते थे। अब देखो, अब अगला कैरेक्टर आ रहा है। इन ऑल इंस्टांस, सारे उदाहरणों में ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सिंगल पर्सन। आप अपनी बात बता रहे हैं कि जब कभी भी फ्रस्ट्रेशन होता था या कभी गुस्सा होता था तो हमेशा ध्यान किसकी तरफ जाता था, अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन की तरफ जाता था, ओपनली और कोवर्डली, चाहे तुम छुप के कहो या ओपन तरीके से कहो। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये था एक मेकअप डिपार्टमेंट का आदमी था, वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज होते हैं शत्रु, जो कि अपने सारे दुश्मनों को भी कन्विंस कर सकता था। अब ये वो नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा था, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्टेड वेयर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू, ये उसका नाम है, कोठामंगलम सुब्बू उसका नाम है। ये कोठामंगलम सुब्बू था जिसके बारे में कवि ये बता रहे हैं। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी, सुब्बू जो है नंबर 2 पे आता था जेमिनी स्टूडियो में। जेमिनी स्टूडियो में पहले नंबर पे कौन था, वो ऑफिस बॉय जो कि भीड़ की मेकअप करता था। ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, इसका इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं था जितना कि हमारे उस बॉय का था। इसकी इतनी ज़्यादा एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा, यानी ये ज़रूरतमंद नहीं था, सेकंड नंबर पे आता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड ए फेस मोर अनसर्टेन एंड ए डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन ये जो चेहरा था, ये जो सुब्बू का चेहरा था, ये ज़्यादातर अनसर्टेन, अनिश्चित और डिफ़िकल्ट टाइम पे ज़रूर दिखाई देता था, क्योंकि हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करने वाला यही था। क्योंकि व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, क्योंकि जब इसने अपना कैरियर शुरू किया था, देयर वर नो फिल्म इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, क्योंकि उस समय फिल्म को बनाने के लिए इस तरीके की कंपनीज या स्टूडियोज़ नहीं हुआ करते थे, तो उसने बहुत पहले से काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस पर्सन है। इवन इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, यहाँ तक कि एजुकेशन की अगर बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की, सुब्बू कुड नॉट हैव एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। तो एजुकेशन के मामले में भी ये जो सुब्बू है वो बॉय से ऊपर नहीं है, बट बाय वर्च्यू, लेकिन गुणों के मामले में बॉर्न ए ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पैदा हुआ है, बहुत गुणी आदमी है। वर्च्यू होते हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं, इंडीड वास्तव में बहुत सारे गुण हैं। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। एफ्लुएंट क्या हुआ, वेल्दी, यानी कैसी भी सिचुएशन आ जाए क्रिटिकल, तो ये अपने उस सिचुएशन को हैंडल करने का बड़ा धनी था, कैसे ना कैसे उसको हैंडल कर ही लिया करता था।
आगे देखते हैं। And the people, he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in flop film. इसमें ये एबिलिटी थी कि ये हमेशा चेयरफुल दिखता था, प्रसन्न दिखता था ऑल द टाइम, इवन हैविंग हैड ए फ्लॉप फिल्म, या यदि अगर कोई जो मूवी इन्होंने बनाई, जो फिल्म इन्होंने बनाई वो फ्लॉप हो जाए तब भी हंसता रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और हमेशा ही दूसरों के लिए काम करता था। ही हैड नेवर डू नथिंग ऑन हिज ओन, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी, लेकिन जो इसकी लॉयलिटी थी, इसकी जो वफादारी थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, तो वो उसको यानी अलग बनाती थी सबसे। विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, जो उसके सिद्धांतों के अनुसार थी। टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, जो कि इसको फ़ायदा देती थी। वो क्या थी? वफादारी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड का मतलब होता है यानी जैसा कहो वैसा करने वाला, है ना, यानी मेन पार्ट ये हुआ करता था फिल्मों का। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और ये एक ऐसा आदमी था जब भी इसको कमांड दो ये इंस्पायर हो जाता था, कुछ भी कहो ये तैयार रहता था। अब इसका एग्जाम्पल इसको यहाँ पर राइटर किसी से कंपेयर कर रहे हैं। देखो कंपैरिजन ले रहे हैं। द रैट फाइट्स, एक चूहा जो फाइट करता है टाइग्रेस से, एक शेरनी से, अंडर वाटर, पानी के अंदर जाके वो शेरनी से तो युद्ध करते हैं। एंड किल्स हर, और उसको मार भी देता है, एक चूहा मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स, लेकिन उसके कप्स, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर दया आ जाती है उसे। एंड टेंड देम लविंगली, और उनको बड़ा प्यार देता है। तो ये इसका अपोजिट करेक्टर है। आई डू नॉट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता कि ये कैसे करता था। द प्रोड्यूसर वुड से, जो हमारा प्रोड्यूसर था वो कहता था। एंड शुभू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफरिंग्स। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है एग्जाम्पल चूहे का, तो उसी तरीके से सुब्बू को जब भी कुछ कहा जाता था वो कई तरीक़ों से तैयार हो जाता था करने के लिए। और जैसे वो चूहा पोर कर रहा है अपना अफेक्शन अपने विक्टिम्स के बच्चों के ऊपर, तो उसी तरीके से ये भी अपने यानी जो भी इनके हेड हुआ करते थे उनके एक्ट्रेसों के ऊपर पूरी तरीके से न्योछावर हो जाता था। गुड, बट आई एम नॉट श्योर, बहुत अच्छा, लेकिन ये श्योर नहीं है दैट इट इज़ इफेक्टिव इनफ, कि ये इफेक्टिव भी होता होगा। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन मिनट शुभू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। एक बार अगर हमारा बॉस कह दे तो ये जो सुब्बू था ये 14 तरीके से विकल्प लेके आ जाता था, अल्टरनेटिव लेके आ जाता था। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरीके से। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक शुब्बू, तो फिल्म बनाना शुब्बू जैसे पर्सन के साथ बहुत आसान था। अराउंड and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden year, इसके गोल्डन टाइम पे, जेमिनी स्टूडियो जब गोल्डन अपने टाइम पे गुजर रहा था तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शन देने वाला काम जो है इसी सुब्बू ने किया था। इट वॉज सुब्बू, ये सुब्बू ही था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, इसके अलावा वो एक पोइट भी था, एक कवि भी था। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, यद्यपि उसको समझना बहुत मुश्किल है। एंड हायर फॉर्म्स, क्योंकि उसके जो तौर तरीके थे वो बड़े हायर तरीके से थे यानी। एंड ही डेलिबरेटली चूज़ टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, और ज़्यादातर वो अपनी जो पोइट्री थी वो मासेस, जो वहाँ भीड़ भाड़ आती थी, उनको सुना देता था। हिज सक्सेस इन द फिल्म ओवर शेडोड, तो इसकी जो सक्सेस थी फिल्मों के अंदर, उसकी वजह से उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसकी वैल्यू कम हो गई थी। और सो हिज क्रिटिक, उसके जो क्रिटिक थे ऐसा महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सिवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी फिल्म्स इन फॉक रिटेन, इसके अलावा उन्होंने कई स्टोरियाँ भी लिखी थी। एंड डिक्सन ऑल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नोवेल, एक नोवेल भी लिखा था, थिलाना मोहनम्बल विद डजन, क्योंकि ये तमिल नाम है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड करेक्टर, उसमें यानी कुछ खुद बनाए हुए, एज्ड का मतलब होता है जो खुद ही क्रिएट किए गए करेक्टर्स उसके अंदर थे, यानी अपने आप बनाए। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, और उसने जो मूड था राइटर उसमें बनाने का तरीका जो था, मैनर जो था,
देवीदासीज ऑफ द 20th सेंचुरी के देवीदासीज का बड़ा गजब का था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अमेजिंग एक्टर भी था। अब देखो 2 कैरेक्टर है उसके, एक तो पोइट भी है, दूसरा एक्टर भी है। ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल्स, उसको कभी भी लीड यानी बड़े रोल, हीरो हीरोइन के रोलों की ज़्यादा इच्छा नहीं रहती थी। बट वट एवर जो उसको मिल जाता था, जो भी रोल मिल जाता था, सब्सिडियरी जो भी छोटा मोटा रोल, ही प्लेड इट, वो उस रोल को प्ले करता था इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में, एंड परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। और ऐसा लगता था कि जो मेन प्लेयर है उनसे भी अच्छा वो रोल प्ले करता था। ही हैड ए जीनियस लव फॉर एनीवन, और इसके अलावा एज ए ह्यूमन बीइंग हर आदमी के लिए उसके अंदर प्यार था। And he came across and his house was permanent residence of dozen of near and far relations and acquaintance। उसका जो घर था वो परमानेंट रेजिडेंस होता था, पर रेजिडेंस मीन्स घर, उसका अपना घर जो था वो परमानेंट घर बन जाता था। किन लोगों का? डजन ऑफ, दर्जनों ऐसे रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का, एक्वेंटेंस जान पहचान वालों का, जो वहाँ आते थे स्टूडियो के नियर, उसके घर में रहते थे। इट सीम्स अगेंस्ट शुब्बूज नेचर, ये सुब्बू के नेचर के बिल्कुल अपोजिट हुआ करते थे। इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग, और कभी ये भी नहीं सोचते थे कि वो यानी वो सुब्बू जो है इतने लोगों को खिला रहा है। ही वॉज फीडिंग, फीड मीन्स खिलाना, एंड सपोर्टिंग और सपोर्ट कर रहा है, शो मैनी ऑफ दम इतने सारे लोगों का, सच ए चैरिटेबल एंड इम प्रोविडेंट मैन, और इस तरीके का चैरिटेबल यानी दाता वो था, यानी चैरिटेबल वो पर्सन था। और येट ही हैड एनिमीज, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन थे। ऐसा क्यों? वॉज इट बिकॉज ही सेम शो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, ऐसा इसलिए था कि वो अपने बॉस के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट था। और वॉज इट, राइटर हमसे पूछ रहा है, और इसके अलावा वॉज इट हिज जर्नल डेमेनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, साइकोफेंट्स होता है यानी जो चापलूसी करते हैं, या इसलिए था कि वो एक, डेमेन्योर का मतलब होता है उसका जो व्यवहार था, उसका जो जर्नल डेमेन्योर था, जो जर्नल व्यवहार था वो किस तरीके था? साइकोफेंट्स की तरह था, यानी चापलूस लोगों की तरह था। हो सकता है इसलिए उसके ज़्यादा दुश्मन रहते हों, और या फिर इसलिए उसके दुश्मन रहते हैं हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ के लिए कुछ अच्छा कह देता था। इन एनी केस, किसी भी केस में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये मेकअप डिपार्टमेंट का एक पर्सन था हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर शुब्बू। और मैं जो अपने बारे में कवि कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो शुब्बू को विश करता हूँ कि ये सबसे अच्छा पर्सन है इस पूरे डिपार्टमेंट का, और कहता हूँ कि ये इस डिपार्टमेंट का सबसे बेस्ट पर्सन है। तो आज बस यहीं तक पढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई स्टोरी ना होगी, क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर्स के नेम और उस स्टूडियो के बारे में घटनाएं और क्रम बताया जा रहा है। बस इतना ही, इसी तरीके की ये स्टोरी है, इसी तरीके का ये चैप्टर है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम फिर से इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग टू मी।